हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले सेशन में बिहार बोर्ड कक्षा 7 का अध्याय 2 जो जंतुओं में पोषण है उसका पहला पार्ट देख चुके थे। उस पहला पार्ट में हम लोग जो है जैसे कि पाचन तंत्र है, मानव में पाचन तंत्र जो होता है वो 7 प्रकार से होता है। जैसे कि पहला है मुख गुहिका, पहला जो हमारा भोजन आएगा वो मुख गुहिका में होगा, फिर ग्रसिका या फूड पाइप में जाएगा, फिर उसके बाद आमाशय में जाएगा, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर मलाशय और मल द्वार द्वारा बाहर आ जाता है। तो इसमें हम लोगों ने जो पहला प्रकार है यानी कि एक एक करके इसमें पढ़ने वाले थे, तो इसमें हम लोगों का पहला जो था मुख गुहिका यानी माउथ कैविटी के बारे में पहला पार्ट में पढ़ लिया है। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जो नहीं देखे हैं पहला पार्ट को, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वो पहला पार्ट देख ले, तभी आपको आगे का वीडियो ये समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे ग्रसिका यानी फूड पाइप और ओएसोफेगस। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और हम लोग आगे का देखते हैं। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ तक जो था हमारा, यहाँ तक हम पिछले अध्याय में बात कर चुके हैं, यानी पिछला जो हमारा वीडियो बना है उसमें यहाँ तक बात हो चुका है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये भोजन नली के बारे में, ठीक है, भोजन नली या फूड पाइप के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसा कि यहाँ पे फूड पाइप के बारे में दिया हुआ है, भोजन नली लंबी पतली मांसल संरचना होती है। फ्रेंड्स, तो एक एक्चुअल में जो हमारी भोजन नली होती है यानी फूड पाइप जो होता है, जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, ठीक है, इसकी लंबाई जो होती है वो 9 मीटर होती है, ठीक है। कोई पूछेगा भोजन नली की लंबाई कितनी होती है, तो 9 मीटर लंबी होती है। तो भोजन नली लंबी पतली मांसल संरचना होती है जो मुख गुहिका को आमाशय से जोड़ती है, ठीक है। भोजन नली क्या करती है, मुख गुहिका यानी मुख में जो भी भोजन करते हैं उस भोजन के नली द्वारा वो गुहिका को आमाशय से जोड़ती है, ठीक है। मुख द्वारा यानी कि मुख द्वारा चबाया हुआ भोजन, मुख द्वारा चबाया हुआ भोजन ग्रास नली, ठीक है, ग्रास नली या ग्रसिका में जाता है। ग्रास नली की मांसपेशियों में संकोचन होता रहता है, ठीक है। ग्रास नली यानी जो फूड पाइप है हमारा, कभी भोजन कम जाता है निवाला के रूप में, कभी ज़्यादा जाता है, तो वो फैलते और सिकुड़ते रहता है। इस संकोचन के कारण भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। जैसे हम लोग भोजन अंदर लेते हैं, कभी कभी देखते हैं हम लोगों की भोजन कभी कभी हमारे गले में फंस जाते हैं, जिसके कारण हमको पानी लेना पड़ता है और पानी पीने के बाद वो भोजन नीचे जाता है। तो इसका मतलब ये है जो हमारा जो फूड पाइप है ना वो काफ़ी लचीला है, उसमें संकोचन होते रहता है, ठीक है। तो संकोचन के कारण जो भोजन है वो क्या करता है, नीचे की ओर सरकते रहता है, ठीक है, तक पहुँचता है, आमाशय तक पहुँच जाता है सरकते सरकते। तो कभी कभी आपने देखा या महसूस किया होगा कि खाते समय या खाने के कुछ समय बाद वोमन या उल्टी हो जाती है, तो भोजन आमाशय तक नहीं पहुंचता या आमाशय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। तो अर्थात भोजन नाल में भोजन की पेशियों द्वारा आमाशय की बिल्कुल उल्टी दिशा, ठीक है, आमाशय की बिल्कुल उल्टी दिशा यानी मुंह की ओर चला जाता है, ठीक है। तो कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि भोजन या कभी आप कोई खाना खाए और बस में बैठ गए, तो बस बहुत आदमी को बस लगता है, तो बस में बैठने के बाद क्या होता है, जो बस में जो जर्किन आता है, जो रोड हमारा गड्ढा नीचे ऊपर होता है, तो वो भोजन हमारे आमाशय में नहीं पहुंच पाता है, वो फूड पाइप में ही रहता है, जिसके कारण से हमको वोमिटिंग या उल्टी आ जाती है, और अर्थात वो नीचे नहीं जाके ऊपर की ओर मुँह के द्वारा निकल जाता है, ठीक है, की ओर चली जाती है। संभवतः इसी कारण इसे उल्टी कहा जाता है, ठीक है, उल्टी यानी उल्टा दिशा में आना। ऐसा क्यों होता है, आपस में अध्यापक के साथ इस पर चर्चा करें। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए एपिग्लोटिस, यहाँ एक हमारे जो भोजन नली होता है, भोजन नली के पास 2 नली होता है, ठीक है। एक होता है ग्रास नली, क्या होता है, ग्रास नली, जिसके द्वारा भोजन आता है, ठीक है। एक होता है श्वास नली, यानी कि कभी कभी देखते हैं हम लोग, कभी कभी खाते समय हमको सरक जाते हैं, यानी कि आम भाषा में बोले तो देहाती भाषा में बोलता है कि कोई आपको याद किया होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो हमारे गला के पास होता है वो 2 नली होता है, ठीक है, 2 नली होता है। एक होता है जिसके द्वारा भोजन आता है और एक होता है जिसके द्वारा सांस आता है, ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग हवा को अंदर लेते हैं।
तो कभी कभी अगर भोजन इस वाला हवा वाला नली में चल जाता है तो हम लोगों को सरकने जैसा महसूस होता है, ठीक है। तो इपोग्लेटिस जो है यहाँ पर कभी कभी भोजन जो आता है यहाँ पे तो भोजन को रोकता है, और कभी यहाँ पर इपिग्लेटिस का मतलब होता है कि भोजन हम लोग जैसे किए तो यहाँ पर एक इपिग्लेटिस लगा हुआ रहता है, ठीक है। इपिग्लेटिस यानी भोजन को इधर आने से रोकता है, ठीक है, कि भोजन कहीं सांस नली में ना चल जाए, तो इसीलिए यहाँ पर इपिग्लेटिस लगा हुआ रहता है, जिसको यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। ये इपिग्लेटिस है, ये क्या करता है कि श्वास नली में भोजन को जाने से रोकती है, ठीक है। तो और ये रोक देती है, जब भोजन हमारे अंदर जाता है तो ये ऊपर से बैठ जाती है इस पर, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आइए अब आपको एक रोचक बात बताएं, ठीक है। रोचक बात में क्या है, तो गर्सिका में वायु और भोजन मार्ग एक होते हैं। अभी जैसा आप लोगों को बताया कि एक होते हैं, आपकी जिज्ञासा होगी कि भोजन नली से आमाशय तक जाता है, फिर वह श्वास नली की ओर क्यों नहीं जाता। वास्तव में श्वास नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है। जस्ट आप लोगों से चर्चा हुई कि मांसल संरचना होती है जो भोजन को श्वास नली में आने से क्या करती है, रोकती है। इस तरह से लगा हुआ रहता है। ये जब भोजन इस पाइप में आता है तो ये ऑटोमेटिक ऊपर से ढका हुआ चल जाता है, ठीक है, जिससे कि भोजन इसमें नहीं आ पाता है और इसमें भोजन आ जाता है, ठीक है। तो क्या होती है, मांसल संरचना होती है जिसे इपिग्लेटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इपिग्लेटिस कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इपिग्लेटिस, याद रखना है, ठीक है। यह वाल्व का काम करती है। क्या करती है, एक वाल्व यानी एक दीवार का काम करती है, ठीक है। जब भोजन ग्रहण करते हैं तो यह श्वास नली को ढक लेती है। क्या करती है, श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन नली में चला जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, खासकर तब जब आप तेज़ी से खाते हैं, ठीक है, तेज़ी से खाते हैं और खाते समय बातें करते हैं, अचानक खांसी या छींक या हिचकी आ जाती है तो आप घुटन महसूस करते हैं। ऐसा संयोगवश भोजन के कण क्या होते हैं, श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर में इसके बारे में चर्चा किया था, ठीक है। तो हिचकी कब आती है, जब भोजन हमारी श्वास नली में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको जो मुख गुहिका है, ग्रास नली यानी फूड पाइप जो है, इनके बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फूड पाइप, ठीक है। हम लोग दो चीज़ को पढ़ चुके हैं। पहला हम लोग को जो है, पहला हम लोगों ने माउथ के बारे में पढ़ा, ठीक है, माउथ के बारे में पढ़ लिया है। और दूसरा हम लोगों ने फूड पाइप के बारे में जान लिया है, ठीक है। अब हम लोगों ने पहला और दूसरा, यानी पहला माउथ के बारे में और दूसरा जो है हम लोग ने दूसरा फूड पाइप के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अब तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा क्या है, आमाशय, ठीक है, स्टोमक। अब तीसरा हमारा है स्टोमक, ठीक है, यानी आमाशय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग आमाशय के बारे में देखते हैं। आमाशय जो होता है, जैसे भोजन हम लोग पहले किस में लेते हैं, माउथ कैविटी, मुंह में आया भोजन, और मुंह के द्वारा भोजन कहाँ जाता है, पाइप में यानी गर्सिका में यानी फूड पाइप में जाता है। और फूड पाइप के बाद जो भोजन है हमारा कहाँ पहुँचता है, तो आमाशय में। तो वही आमाशय को हम लोग अभी पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है, आमाशय के बारे में। आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। क्या है, आमाशय जो है आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह मोटी दीवार वाली थैली नुमा मांसल संरचना है। क्या है ये, मोटी दीवार, इसके जो दीवारें होती है वो क्या होती है, मोटी होती है, और एक थैली नुमा संरचना होती है जो मांसल संरचना होती है, जिसकी आकार क्या होती है, चपटी और यू आकार की होती है, ठीक है। इसकी संरचना कैसी होती है, तो आप लोग से अगर पूछेंगे कि आमाशय की संरचना कैसी होती है, तो यू आकार की होती है। इससे होकर भोजन, ध्यान देना है, इससे होकर भोजन छोटी आंत तक पहुंचता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। आमाशय के आंतरिक भाग को पाचक रस, आमाशय के आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है, आमाशय के आंतरिक भाग में पाचक रस, जिसका नाम है श्लेष्मा। क्या नाम है, श्लेष्मा,
श्लेष्मा तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? श्लेष्मा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्रावित होता है। जैसे कि हमारा जो भोजन है, ठीक है, हमारा भोजन जैसे स्टोमक में आता है या अमाशय में आता है, तो यहाँ पर दो प्रकार के पाचक रस पाए जाते हैं, ठीक है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। पहला श्लेष्मा यानी म्यूकस और दूसरा जो है हाइड्रोक्लोरिक। पहला क्या है? श्लेष्मा है और दूसरा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ध्यान देना है, अमाशय में दो प्रकार के पाचक रस होते हैं, एक श्लेष्मा यानी म्यूकस और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये दोनों जो होते हैं स्त्रावित होते हैं, ठीक है, जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब जो श्लेष्मा है यानी म्यूकस है, अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा देता है। श्लेष्मा क्या करता है? अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा देता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं तो वो जीवाणु उसमें उपस्थित होता है, ठीक है, वो जीवाणु को अंदर नहीं पहुंचने देता है। तो कौन? वो जीवाणु को अंदर जाने से रोकता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ध्यान देना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? हमारे साथ यानी मुख गुहा के द्वारा जो भोजन हमारे आंत तक आएगा यानी अमाशय तक आएगा, उस भोजन में जो ये उपस्थित होता है कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो उपस्थित होता है, उसको ये क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको नष्ट कर देता है तथा माध्यम को अम्लीय बना देता है। माध्यम को क्या बना देता है? अम्लीय बना देता है। ठीक है, माध्यम को अम्लीय बना देता है। इससे पाचक रसों का क्रिया करने में सहायक होती है। क्या होती है? सहायता होती है पाचक रस, यानी भोजन अपने आप नहीं पचता, उसमें पाचक रस की भूमिका होती है। तो पाचक रस भोजन के प्रोटीन भाग को अमीनो अम्ल जैसे सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है, पाचन, अगर आप लोग से पूछ दिया पाचन किसे कहा जाता है, तो नॉर्मल भाषा में पाचन जो होता है, पाचन हमारे शरीर जो हमारे अंदर होता है पाचन, वो हमारे जो भोजन है, भोजन एक जटिल पदार्थ है। ठीक है, जटिल पोषक तत्व होता है हमारा भोजन। ऐसा थोड़ी है कि जो सरलीकरण के द्वारा होता है। भोजन एक जटिल प्रक्रिया है और जटिल प्रक्रिया के द्वारा हमारा जो अंदर में पाचक तंत्र है, पाचन तंत्र है, वो उसको सरल तरीका में तोड़ देता है। ठीक है, यानी कि भोजन क्या है हमारा? कठोर पदार्थ है, यानी कठोर यानी कि कठिन प्रक्रिया है, उसके डायरेक्ट उससे हमको जो है प्रोटीन और पोषक तत्व नहीं प्राप्त होता है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? पाचन तंत्र के माध्यम से उसको छोटे छोटे कणों में, छोटे छोटे जो है पोषक तत्वों में बदल देता है, यानी सरल पदार्थ में बदल देता है। तब जाके हमारा जो भोजन में है वो पोषक तत्व प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब है छिद्रयुक्त पेट की कहानी। थोड़ा सा एक छोटा सा कहानी है, इसको आप लोग समझ लीजिए। कभी कभी संयोगवश घटी घटना या दुर्घटना से रोमांचक विलक्षण जानकारियां मिल जाती है। छिद्रयुक्त पेट भी एक ऐसी घटना से संबंधित कहानी है जिससे अमाशय की कार्य प्रणाली जुड़ी है। ठीक है, 6 जून 1922, कब की बात है? 6 जून 1922 को एलिंकजन सेंट मार्टिन, ठीक है, क्या नाम था इनका? एलिंकजन सेंट मार्टिन नामक, ठीक है, नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हो गया था। क्या हो गया था? एलिंकजन सेंट मार्टिन नामक एक व्यक्ति था जिसको 6 जून 1922 को गोली लग गया था और गोली लगने के कारण उनकी जो हालत थी वो पूरी खराब हो गई थी। ठीक है, उसके अमाशय में छेद हो गया था। क्या हो गया था? अमाशय में छेद हो गया था। ठीक है, अमाशय में छेद हो गया था। विलियम व्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक ने उसका इलाज किया। ठीक है, एक चिकित्सक था जिसका उसने इलाज किया। अमेरिकी सैनिक चिकित्सक ने इलाज किया। इलाज से उसकी जान तो बच गई, लेकिन चिकित्सक उसके अमाशय के छेद को बंद नहीं कर सका। ठीक है, जान तो बच गई, लेकिन जो डॉक्टर थे उसके जो गोली वाले छेद थे, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको गोली वाले छेद, उसको बंद नहीं कर सका। उसने उसे पट्टी से ढक दिया। उसने क्या किया? उस पर पट्टी लगा दिया। पट्टी से क्या किया? ढक दिया। तो पट्टी से ढकने के बाद अमाशय के छेद को बंद कर दिया। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने अमाशय की कार्य प्रणाली की जानकारी प्राप्त करने के अवसर के रूप में लिया। उसने देखा अमाशय का भोजन मंथन कर रहा है। ठीक है, यानी कि छेद के बाद, यानी छेद होने के बाद भी वहाँ के जो अमाशय है वो मंथन भोजन को पचा रहा है। तो उसकी दीवारें से रस को निकाल कर उसके दूसरे भोजन पदार्थों के साथ भी
क्या किया गया, प्रयोग किए। उसने भी यह पाया कि अमाशय छोटी आंत में तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले भोजन मुख में चबाया जाता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है, टुकड़ों में बदलने के बाद वो पाइप द्वारा कहाँ आता है, तो अमाशय में आता है। ठीक है, अमाशय में आने के बाद अमाशय में पूर्णतः भोजन पाचित होने के बाद कहाँ चला जाता है, अमाशय जितना उसका क्षमता है, अमाशय का यानी स्टोमक का जितना क्षमता है उसको पचाने का उतना पचाएगा, उसके बाद ही वो दूसरा जो है पाचक तंत्र में जाएगा। ठीक है, छोटी आंत में खुलता है तब अमाशय भोजन का पाचन पूरा कर जाता है। इन खोजों से इस निष्कर्ष पर पहुंचना आसान हो गया कि पाचन मूलतः रासायनिक क्रिया है, ना कि यांत्रिक क्रिया है। क्या है, पाचन जो होता है वो क्या है, रासायनिक क्रिया है, याद रखना है, ये यांत्रिक क्रिया नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग चौथी बात करेंगे। ठीक है, 3 चीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन कौन सा 3 चीज़ के बारे में पढ़ा है। तो पहला हम लोग मुख गुहा, पहला क्या पढ़ा हमने, मुख गुहा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा गर्सिका, दूसरा क्या पढ़ा, गर्सिका। ठीक है, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा, तीसरा हम लोग ने क्या पढ़ा, तीसरा हम लोग स्टोमक के बारे में पढ़ा। ठीक है, ठीक है। अब जो हम लोग चौथा पढ़ेंगे वो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, स्मॉल। चौथा क्या पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो चौथा हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, छोटी आंत के बारे में। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, छोटी आंत के बारे में हम लोग देखेंगे। छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर होता है। कितनी होती है, याद देना, ध्यान देना है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 से 7 मीटर। ठीक है, 6 से 7 मीटर लंबी कुंडलित संरचना है। छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर एक कुंडलित संरचना है। इसमें यकृत, क्या क्या होता है इसमें, यकृत होता है, अग्न्याशय तथा स्वयं इसकी दीवारें से स्त्राव प्राप्त होते हैं। इसमें यकृत, अग्न्याशय और स्वयं से स्त्राव प्राप्त होते हैं। ठीक है, यकृत यानी यकृत के बारे में हम लोग समझते हैं, यकृत क्या होता है, यानी लीवर। कभी कभी आप लोग देखते होंगे किसी का लूज मोशन हो जाने के कारण जो डॉक्टर बोलता है इनके लीवर में प्रॉब्लम है, यानी लीवर इनके कमज़ोर हो गए हैं। तो गहरे लाल भूरे रंग की यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, VVI है ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो यकृत होती है। ठीक है, यह अमाशय के ऊपरी भाग में, अमाशय के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है और पित्तरस स्रावित करती है, जो एक थैलीनुमा संरचना पित्ताशय में संग्रहित होती है। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। याद रखना है, जो पित्तरस है, पित्तरस किसका पाचन करता है, वसा का। पित्तरस किसका पाचन करता है, वसा का, ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। पित्तरस जो है वसा का पाचन करता है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम लोग अग्न्याशय से प्राप्त स्त्राव, यानी अग्न्याशय से कौन कौन सा जो रस है वो स्त्राव होता है। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। अग्न्याशय का कलर जो होता है हल्के पीले रंग की पत्ती के आकार की बड़ी ग्रंथि है, जो अमाशय के ठीक नीचे होती है। इससे स्रावित अग्न्याशिक प्रोटीन, ठीक है, अग्न्याशिक प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और वसा पर क्रिया कर उन्हें सरल रूपों में बदल देता है। ठीक है, क्या करता है, अग्न्याशिक प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और वसा हो गया, इस पर उन्हें सरल रूप में बदलता है। इनको जो जटिल रूप में होता है उन्हें क्या करता है, सरल रूप में बदल देता है। ठीक है, अब आगे है छोटी आंतों की दीवारें से प्राप्त, क्या क्या जो उनके जो छोटी आंत की दीवारें हैं उनसे क्या क्या चीज़ हमें पचने में प्राप्त होती है। ठीक है, छोटी आंत की दीवारें से स्थापित है आंतरस, आंशिक रूप से पचे हुए भोजन पर क्रिया कर उसे पूर्ण रूप से पचा देते हैं। ठीक है, यानी कि हम पहले ही बता चुके हैं कि बहुत सारे रस एंजाइम स्रावित होते हैं जो उसको जो है पचाने में मदद करता है। ठीक है, इस प्रकार छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, सरल शर्करा और ग्लूकोज, ठीक है, क्या क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है,
सरल शर्करा होता है और प्रोटीन होता है, ठीक है, और अमीनो अम्ल तथा वसा और वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल दिया जाता है। ध्यान देना यहाँ पर। इस प्रकार छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा, ठीक है, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा ग्लूकोज में, ठीक है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में तथा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, ठीक है। यहाँ पर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में और वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ये छोटी आंत की दीवार से जो प्राप्त आंतरस होता है, ठीक है, ये इनको इस मेथड में बदल देता है, ठीक है। अब छोटी आंत में पचे भोजन का अवशोषण, छोटी आंत में जो भोजन पच जाता है उसका अवशोषण कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की आंतरिक भित्ति से होती है, ठीक है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होगा ना भाई, तो पचे हुए जो भोजन होगा अब दूसरे के पास जाएगा, यानी कि वो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट वाला जो पाचन तंत्र है उसमें जाएगा। तो आंतरिक भाग में उंगली के समान उभरी हुई संरचना, ये देख रहे हैं आप लोग, उंगली के समान जो है उभरी हुई संरचना यहाँ पे बनी हुई है, उभरी हुई संरचना जिसे दीर्घरोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दीर्घरोम या रसांगुल कहते हैं, ठीक है, दीर्घरोम या रसांगुल कहते हैं। दीर्घरोम पचे भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। इनका जो तल क्षेत्र है वो संकुचन हो जाता है, बढ़ जाता है। इसमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। क्या होता है, सूक्ष्म रुधिर यानी छोटे छोटे जो ब्लड का कण होता है वो एक जाल जैसा संरचना रहता है, ठीक है। अवशोषित, अब क्या है, अवशोषित भोजन इन रुधिर वाहिकाओं की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, जहां अनेक जटिल पदार्थों में बनने उनका उपयोग होता है, ठीक है। यानी कि अब ये क्या करेगा, जो जिसका पोषक तत्व का शरीर में हमारा जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ ये पहुँचाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे हैं, स्वांगीकरण कहते हैं इस प्रक्रिया को, यानी जो भोजन पचे हुए भोजन को पहुँचाना रसांगुल के माध्यम से, तो उसे क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं, ठीक है। श्वसन के क्रम में कोशिकाओं में स्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है, ठीक है। श्वसन के क्रम में कोशिकाओं में स्थित जो पहले से ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है तथा ऊर्जा क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है, ठीक है। यानी कि पहले से जो वहाँ पर ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, ठीक है। ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6 होता है, ठीक है। इसका जो है रिएक्शन हम बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। C6H12O6 प्लस किसकी उपस्थिति में, तो हाइड्रोजन H2O की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में यह क्या करता है, ऊर्जा मुक्त करती है, ठीक है। अब है बड़ी आंत। छोटी आंत को आप लोग समझ गए होंगे, अब हम लोग बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बड़ी देखिए, भोजन का जो लमसम 80% या 90% जो पाचन होता है वो छोटी आंत में ही हो जाता है, ठीक है। तो भोजन पाचन में सबसे मुख्य भूमिका छोटी आंत की होती है, याद रखना है। प्रमुख भूमिका कौन निभाती है, छोटी आंत। अब हम लोग बड़ी आंत के बारे में देखते हैं, ठीक है। बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा छोटी और चौड़ी होती है, ठीक है। बड़ी आंत सिर्फ कहने के लिए बड़ी आंत है, लेकिन छोटी आंत से ये छोटी होती है, ठीक है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है, ठीक है। इसके द्वारा अपचित भोजन से जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। बाकी पचा हुआ अपचित पदार्थ अर्ध ठोस अवस्था में मलाशय में चल जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बड़ी आंत जो होती है छोटी आंत की अपेक्षा छोटी और चौड़ी होती है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। इसके द्वारा अपचित भोजन, ठीक है, ये जो अपचित भोजन होगा जल और कुछ लवणों को अवशोषण कर लेता है और बाकी बचा हुआ अपचित पदार्थ अर्ध ठोस अवस्था में मलाशय में चल जाता है, जहाँ से समय समय पर गोदा द्वारा क्या होता है, यानी एनस द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को निष्कासन कहते हैं, ठीक है। जिसकी ज़रूरत है वो रख लेते हैं शरीर, बाकी जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं वो मल के द्वारा या मलाशय के द्वारा या
फिर एनस के द्वारा वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं घास चरने वाले जंतुओं में पाचन किस प्रकार से होता है। वो आगे जो हम लोग जो देख चुके हैं वो क्या था, मानव में पाचन। अब हम लोग देखेंगे घास जो चरता है, जैसे गाय हो गया, इसके बाद भैंस हो गया, ये सब जितना भी बकरी हो गया, तो ये सब में ये सब घास चरने वाले जंतु हैं। तो इसमें पाचन जो होता है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यानी घास चरने वाले में जंतुओं में पाचन। हमारे आसपास ऐसे अनेक जंतु हैं जो घास खाते हैं, ऐसे जैसे कि गाय, भैंस, बकरी। हम जो है घास पचा नहीं सकते। पौधों से प्राप्त अधिकांश पौधों में क्या होता है, पौधों से जो प्राप्त होता है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इनको ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। ठीक है, यानी कि घास चरने वाले में जैसे क्या हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, तो हम घास पचा नहीं सकते हैं। पौधों से प्राप्त अधिकांश पोषकों में सेलुलोज की प्रधानता नहीं होती है। क्या होती है इसमें, बहुत सारे जो घास होते हैं उनमें सेलुलोज नहीं होती है। घास में सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, पौधों से प्राप्त अधिकांश पोषकों से सेलुलोज की प्रधानता नहीं होती, यानी कि हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें सेलुलोज की मात्रा नहीं होती है। घास में सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। मानव सहित बहुत से जंतु, ठीक है, मानव सहित बहुत से जंतु सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। घास खाने वाले जंतुओं की पाचन व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। ठीक है, मानव से थोड़ी अलग होती है। इनका आमाशय विशेष प्रकार का होता है जो 4 भागों में बटा हुआ होता है। इनका आमाशय क्या होता है, 4 भाग में बटा हुआ रहता है। पहला भाग सबसे बड़ा होता है जिसे रुमेन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो गाय का आमाशय होता है 4 भाग में बटा होता है। पहला भाग को हम लोग रुमेन कहते हैं। निगला हुआ घास को पहले थोड़ा सा चबाया फिर निगल लिया तो प्रथम आवासीय रुमेन में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, यहाँ भोजन का आंशिक पाचन होता है, पूर्णतः पाचन नहीं होता है। इसे जुगाल या कड कहते हैं। क्या कहते हैं, जुगाल या कड कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे जो गाय भैंस होते हैं वो हमेशा जुगाली करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आंशिक रूप से भोजन को रुमेन में रख लेते हैं। रुमेन से वो क्या करते हैं, फिर पाचन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, रुमेन, इसको रुमेन कहा जाता है। यहाँ भोजन खाया और यहाँ रुमेन में रख लिया। रुमेन में रखने के बाद ये पुनः ये इस भोजन को जुगाली के माध्यम से पाचन करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। बहुत से घास खाने वाले जंतु चरते समय जल्दी जल्दी घास खाकर काटकर निगल लेते हैं। ठीक है, हमारी तरह खाना खाते समय भोजन पूरी तरह चबाते नहीं है। ठीक है, तो निगले हुए खाने को जुगाल या पुनः मुंह में लाकर चबाते हैं। ठीक है, आपने यह देखा होगा कि जब वे खा नहीं रहे होते हैं तब भी वो उनका मुख क्या होता है, चलता रहता है, देखा होगा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जुगाली कहा जाता है या पागुर कहते हैं। ठीक है, जुगाली या पागुर कहते हैं। क्या होता है, जुगाली या पागुर। इन जंतुओं में सेलुलोज का पाचन कुछ जीवाणुओं की सहायता से होता है। ये जीवाणु रुमेन में होते हैं। ठीक है, इनका जो पाचन होता है कुछ जीवाणुओं की सहायता से, जो जीवाणु रुमेन में होता है। आमाशय के 4 भाग था, पहला भाग रुमेन है। आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत और वहाँ से बड़ी आंत में जाता है। आमाशय के बाद कहाँ जाता है, छोटी आंत फिर बड़ी आंत में। ठीक है, छोटी तथा बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे अंधनाल कैसियम कहते हैं। ठीक है, चित्र में दिए गए अधनाल में भी कुछ जीवाणु होते हैं। मनुष्य में अधनाल बहुत छोटी होती है। क्या होती है, मनुष्य में होती है बट क्या होती है, छोटी होती है और ये जीवाणु अनुपस्थित रहते हैं, यानी इसमें जीवाणु नहीं होते हैं। अतः मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। तो यह ध्यान देना है। कोई पूछेगा आप लोग से कि मनुष्य में सेलुलोज का पाचन होता है, तो नहीं होता है। ठीक है, तो मनुष्य के पाचन संस्थान में सेलुलोज रेशेदार पदार्थ के रूप में रह जाते हैं, जिसकी उपयोगिता के बारे में आप पिछली कक्षा में जान चुके हैं। आप लोग पिछले कक्षा में जान चुके होंगे। ठीक है, हम लोग देखे थे। अब आगे देखते हैं। अभी आपने मनुष्य और घास खाने वाले जंतुओं के पाचन के संबंध में जानकारी प्राप्त की, जिनमें व्यवस्थित पाचन तंत्र पाया जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे सूक्ष्मजीवी जीव है जिनमें पाचन तंत्र तो दूर मुख भी नहीं होता है।
तो ऐसे जीवों भोजन ग्रहण नहीं करते, उनमें पाचन नहीं होता है क्या? तो होता है। तो अब हम लोग एक जीव के बारे में, सूक्ष्म जीव के बारे में देखेंगे, अमीबा के बारे में, ठीक है। तो जल स्रोत, तालाब, झील, नम मिट्टी में पाए जाने वाले अमीबा ऐसा ही कोशिकीय जीव है। इनमें भोजन अंतर्ग्रहण और पाचन का तरीका अत्यंत रोचक है। इसके कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है जिसके अंदर कोशिका द्रव भरा होता है। इसमें केंद्रक तथा अनेक धानियां यानी खाली स्थान होते हैं जिसको वैक्यूल कहा जाता है। अमीबा की विशेषता है कि वह लगातार अपनी आकार और स्थिति को क्या करते रहता है? बदलते रहता है, ठीक है। इसमें एक या अधिक उंगली जैसे उभार निकले रहते हैं जिसे पादाव, जिसको पैर कहा जाता है, जिसको पेडियोपोडा कहते हैं। ये अमीबा का गति करने तथा भोजन पकड़ने में मदद करता है, ठीक है। तो चलिए अमीबा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अमीबा भोजन किस प्रकार से होता है आप लोग देख लिए हैं। अमीबा में जो भोजन होता है, अमीबा का देखिए ये भोजन है अमीबा का, और इसकी जो आकार है ना वो बदलते रहते हैं। अब भोजन को ये चारों तरफ से क्या करेगा? धीरे धीरे घेरते जाएगा। अब इस भोजन को ये क्या किया? घेर रहा है धीरे धीरे। अब ये पूरा भोजन को देखिए यहाँ तक घेर लिया और इस भोजन को अपने बीच में कर लिया, ठीक है। यानी ये पादाव द्वारा भोजन को क्या करता है? अपने अंदर में लेता है, ठीक है। अब है अमीबा का आहार सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक आदि है, ठीक है। ये क्या करता है? सूक्ष्म जीव और जीवाणु को खाता है। जब यह भोजन के संपर्क में आता है तो भोजन इनके आसपास होता है। यह अपने पादावों को विकसित कर भोजन के चारों ओर तरफ से क्या करता है? घेर लेता है। जैसे मान के चलिए ये भोजन है, ये अमीबा है, तो ये यहाँ आया, फिर यहाँ पे क्या करेगा? ये भोजन को चारों तरफ से ऐसे ऐसे धीरे धीरे घेरते जाएगा और फिर एक तरफ से भोजन को ये बीच में चारों तरफ से घेर लेगा, ठीक है। तो ये अपने पादाव, ये सब क्या है? पादाव है। इसी के माध्यम से ये भोजन को घेरता है। भोजन इस प्रकार बने खाद्य धानी में बंद हो जाता है। अमीबा कोशिका के अंदर चला जाता है और खाद्य धानी में ही क्या हो जाता है? पाचक रसों का स्त्राव होता है। क्या होता है? पाचक रसों का स्त्राव होता है जो खाद्य पदार्थों पर क्रिया कर उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं, ठीक है। इस प्रकार पचा हुआ भोजन धीरे धीरे क्या होता है? अवशोषित हो जाता है, जो अमीबा की वृद्धि, रख रखाव और उसकी संख्या यानी वृद्धि में मदद करता है। यहाँ भी बिना पचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ खाद्य धानी से होकर कोशिका द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसके पास भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कोशिका द्वारा क्या होता है? बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब आप जान चुके हैं कि सभी जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। क्या है? सभी जीवों के लिए पोषण क्या है? इम्पोर्टेंट्स हैं, ठीक है। आश्चर्यजनक रूप से सभी जीवों में भोजन के पाचन की आधारभूत प्रक्रिया समान है, जिसमें ग्रहण किए गए भोजन से अनेक उपयोगी पदार्थ का संश्लेषण होता है तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आगे आप जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार अवशोषित भोजन उपयोगी पदार्थ का स्थानांतरण शरीर के अन्य भागों में करता है। तो यहाँ तक जो है आज हमारा जो पहला अध्याय है वो पूर्णतः समाप्त हो गया है। अब इनका कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है जिसको हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। अगले अध्याय में, अगले जो पार्ट है, अगला जो क्लास होगा उसमें कर लेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स जो आसपास के उनको भी ये समझ में जा चुके।